अभी तक हमने व्यंजनों को पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्गों का वर्गीकरण का मतलब यहाँ पे व्यंजन भी है, आप साथ में लिख लीजिए। हम व्यंजनों का वर्गीकरण यहाँ पे करने वाले हैं। जिस तरह से हमने स्वर का वर्गीकरण किया उसी तरह से हम यहाँ पर व्यंजन का वर्गीकरण करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं घोषत्व के आधार पर। अब आपने किताबों में पढ़ा होगा कि घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के हमारे वर्ण होते हैं, अघोष और सघोष, ठीक है। फिर जब आप उसको पढ़ते हैं, आप अघोष और सघोष की परिभाषा कि अघोष व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है, और सघोष व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है। तो इस तरह से आपने पढ़ा और इस तरह से पढ़ते हुए आपने रटा भी है, लेकिन ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती कि क्या कंपन और कहाँ पर कंपन, क्यों, कैसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे कि घोषत्व का मतलब क्या है। घोषत्व का मतलब है, यहाँ घोष जो अर्थ है उसका अर्थ है कि स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। अब स्वर यंत्र क्या है? स्वर यंत्र किसे कहेंगे? स्वर यंत्र या स्वर तंत्र। तो जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं, उसी को हम स्वर यंत्र कहते हैं। यानी उसी की मदद से अगर हमारे फेफड़े ना होते तो हम बोल नहीं पाते। हम बोलते कैसे हैं? हमारे फेफड़े जो हवा आती जाती है उस हवा में कंपन उत्पन्न करके हमको वो शक्ति प्रदान करते हैं जिससे हम बोल पाते हैं। जैसे बांसुरी होती है ना, बांसुरी में आप हवा को ही प्रवाहित करते हैं और उसके जो छिद्र होते हैं किसी को कहाँ कैसे बंद करके उसी से अलग अलग तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं। तो वैसे ही हमारा शरीर है, हमारे शरीर का जो यंत्र है ये स्वर यंत्र, इससे हम जब बोलते हैं तो हम बोलने में अपने जो मुख के अंग हैं उनको इधर उधर, कभी तो हम जीभ को मोड़ के, कभी साइड में, कभी दांत से, कभी तालू के नीचे, कभी मूर्धा, इन जगहों पे उसका प्रयोग करके हम अपने मुख से आवाज़ें निकालते हैं। तो समझ रहे हो ना ऊपर वाले का तंत्र कितना बढ़िया है ना। तो इस तरह से हमारी आवाज़ निकलती है, उत्पन्न होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे घोष का अर्थ, तो अब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि अघोष अ लगा है मतलब जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं होगा, यहाँ पे स लगा है मतलब जिसमें कंपन उत्पन्न होगा। तो चलिए इनके आगे, दोनों के आगे परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लिखिए, जिन व्यंजनों में, सबसे पहले अघोष के सामने एक परिभाषा लिखनी है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न नहीं होता, अब ब्रैकेट में लिखिए ना के बराबर, ना के बराबर। या तो हम सीधा कहते हैं कि कंपन उत्पन्न नहीं होता, या हम कहते हैं कि ना के बराबर, मतलब अगर होता भी है तो बहुत मामूली सा होता है, ठीक है। ना के बराबर उत्पन्न नहीं होता, कॉमा लगा के, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। नीचे लिखिए, जैसे हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन। इस बात को समझते हो? हर वर्ग का पहला दूसरा का मतलब क्या है? मतलब ये कि जब हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा था तो हमने पढ़ा जैसे क वर्ग का पहला क, च वर्ग का पहला च, ट वर्ग का पहला ट, त वर्ग का पहला त और प वर्ग का पहला प। तो ये अपने अपने वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है। तो हम पहले व्यंजन की बात कर रहे हैं, और जब इसका दूसरा आएगा, दूसरा व्यंजन की बात कर रहे हैं तो दूसरा, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं। आगे देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतंत्र में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दीजिए और पूर्ण विराम लगाकर लिखिए, इन्हें घोष व्यंजन भी कहा जाता है। और इसमें लिखिए हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ह। अब देखो, यहाँ पर आपको याद करने के दो तरीके मैं बताऊंगी। एक तो जिसे हम कहते हैं रटन विद्या, रट्टू तोता, ठीक है, और दूसरा बताऊंगी प्रैक्टिकली, आप प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं उस चीज को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए याद करने हेतु, और ब्रैकेट में लिखिएगा ये हमारा अघोष है, तो आपको इसे ऐसे लिखना है,
अघोष 12 स। अब ये समझ रहे हो ना कैसे हो जाएगा? जब आप इसे ऐसे याद रखेंगे, बस इतना याद कर लीजिए, इसको कहेंगे रट्टू तोता वाला अघोष 12 सा। आपको परिभाषा याद नहीं करनी, आपको कुछ भी याद नहीं करना, आप इस तरह से लिखने हैं अघोष 12 सा। जैसे ही वो पूछे निम्न में से अघोष है या निम्न में से अघोष नहीं है, तो 12 का मतलब क्या है? पहला, दूसरा, और इस स से याद रखो तीनों सा, ठीक है? इस तरह से तो आपको पता चल जाएगा कि अघोष जब वो पूछे तो आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो आपका सघोष आता है तो इसमें लिख लीजिए सघोष, इसके लिए आगे रखिए ये तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी 345 अंतस्थ ह। अब अंतस्थ इसलिए याद रखना है, य र ल व इसी के अंदर आ रहे हैं, अंतस्थ ह। सघोष 345 अंतस्थ ह, इस तरह से याद कर लीजिए। परीक्षा में जाने से पहले भी 2 मिनट पहले भी याद करके चले जाएंगे तो याद रहेगा ना। सघोष और सघोष का मतलब घोष, दोनों एक ही हैं, आ जाते हैं जब, ठीक है? एक तो तरीका ये हो गया और इसको याद करने से ये वाला जो तरीका है कई बार ये धोखा भी दे जाता है, हम उल्टा समझ जाते हैं या हमें समझ में नहीं आता। लेकिन जो समझने वाला प्रैक्टिकल वाला जो होता है वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बस जाएगा। और वो क्या तरीका है? तो वो तरीका ये है कि जैसे इसकी परिभाषा ने क्या कहा? इसकी परिभाषा ने कहा कि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारा जो स्वर तंत्र है उसमें कंपन न के बराबर होता है। लेकिन जो सघोष है, जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है बहुत ज़्यादा। तो हम इसे कैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं? तो देखो ये जो आपका कंठ है, यहाँ पे जो ये थोड़ा उभरा रहता है, आपको अपनी जो उंगली है उस पर इस तरह से हल्के टच करानी है कि हवा आती जाती रहे। अब ऐसे नहीं दबा के, बिल्कुल मारने वाली स्थिति नहीं, बिल्कुल बहुत हल्की, इतनी कि आपकी उंगली को पता भी ना चले कि टच हो रहा है या नहीं। और उसके बाद आप उच्चारण करिए क ख ग घ ण। ये जो कंठ है ना, जो कंठ होता है आपका, इस पे तो आपको अपने आप पता चलेगा जब आप बोलते हैं क ख तो बहुत मामूली सा आपको कंपन देगा, लेकिन जैसे ही बोलेंगे ग घ ड़ तो आपकी उंगली में वो कंपन महसूस होता है ना। तो बस क ख, दो पहले दूसरा वर्ण हो गया और तीसरा चौथा पांचवा उसमें कंपन हो गया। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, आराम से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अगर कहीं नहीं तो परीक्षा में भी बोल के देख सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि देखो नकल कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको। और फिर इसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, इनका भी उच्चारण करके देखें। इनका भी उच्चारण जब आप ह बोलते हैं तो ह तो ऐसे ही कंठी है आपका। इसका कौन सा उच्चारण स्थान था? कंठ के भीतर से था ना। तो जब ये कंठ के भीतर से आता है तो ये तो पूरा ही वाइब्रेशन लेके आता है, तो ये तो अपने आप में है ही। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला आधार हमारा क्या है? अगला आधार है प्राण तत्व के आधार पर। ध्यान देना, ये जो प्राण शब्द है, इस प्राण शब्द का अर्थ होता है हवा यानी सांस से। कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाता है कि प्राण का अर्थ क्या है, तो आगे लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसको काकल भी कहते हैं। काकल आवाज के लिए ही कहा गया है, ठीक है, हवा यानी सांस के लिए। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। याद रखने का तरीका सिर्फ इनके नाम में है, परिभाषा को मत रटो। अल्प माने कम और महा माने अधिक, और प्राण मतलब सांस, हवा, यानी कम हवा। तो हम कह सकते हैं जिनके उच्चारण में कम हवा लगती है वो उन्हें हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। और जिनके उच्चारण में अधिक हवा लगती है उन्हें हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। एक बार समझने के बाद फिर हमें कोई जरूरत नहीं कहीं उसको और समझने की, बस आप अपना नोट्स पूरा करिए, परिभाषा लिखिए इसके आगे। सबसे पहले अल्प प्राण के आगे लिखना है आपको जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले,
जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे में लिखिए, हर वर्ग का प्रथम, तृतीय और चतुर्थ व्यंजन, हर वर्ग का प्रथम, तृतीय और चतुर्थ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। इसकी शॉर्ट ट्रिक अगर आपको बनानी है तो आप इसको इस तरह से लिखिए, अल्प प्राण, आगे प्रथम, तृतीय, सॉरी चतुर्थ नहीं होगा, ये पंचम, पंचम व्यंजन है, ठीक है, सही कर लीजिए। तो प्रथम, तृतीय और पंचम, यानी ये 135 और आगे अंतस्थ। महाप्राण व्यंजन में लिखिए, लिख लिया ये? चलिए महाप्राण व्यंजन में लिखिए परिभाषा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, हर वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपको पता ही है, तीनों स और ह आ जाएंगे, ठीक है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आपको लिखनी है तो लिख लीजिए, महाप्राण दूसरा, चौथा ऊष्म। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। देखो, जब आप इनकी परिभाषा और इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं उसके बाद ये शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी आराम से याद रहेगी और चीजें भी आपको समझ में आएंगी, ठीक। तो लास्ट के लिए जब हम अपनी पूरी वर्णमाला कर लेंगे तो लास्ट में हमें हर चीज को याद रखने के लिए एक छोटे छोटे कोड निकालने पड़ेंगे। तो वो कोड हमारे इसी तरह से होंगे हर पॉइंट से, ठीक है। तो उससे आपको रिवीजन करना आसान रहता है। अब इसका प्रैक्टिकल समझिए। जैसे इसने कहा है कि मुख से कम हवा निकलना और मुख से अधिक हवा निकलना, हम इस बात को प्रूफ तो करें कि सच में निकलती है हवा उतनी कि नहीं निकलती है। तो देखिए, जैसे आप उच्चारण करते हैं क और उसके बाद आप बोलते हैं ख, तो क की तुलना में ख बोलने में ज्यादा हवा लगती है, ठीक है, उसकी तुलना में। फिर बोलते हैं ग, घ, तो ग की तुलना में घ में ज्यादा हवा लगती है और फिर हम ड़, उसमें भी कम। तो इस तरह से हमारा पहला, तीसरा और पांचवा कम हवा लगने वाला वर्ण यानी अल्प प्राण, और दूसरा, चौथा ये ज्यादा हवा निकलने वाला, और सारे इसी तरह से बोले जाते हैं। तो आराम से हमारी जो चीज़ें प्रैक्टिकल भी होती है तो हम चाहे बोल कर देख लेंगे उसको, चाहे हम ऐसे याद करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखिए,
या तो लिखी होगी, नहीं लिखी हुई नहीं है, इसके नीचे एक नोट बनाइए, नोट, जहां पे आपने लिखा है महाप्राण जो लिखा है उसी के नीचे अयोगवाह से ऊपर यहाँ आपको एक नोट बनाना है। नोट में लिखिए ये महाप्राण में आता है, ठीक है, महाप्राण के अंदर। और इसके साथ एक और लिखिए यहाँ पर, स्वर सघोष वर्ण होते हैं, स्वर सघोष वर्ण होते हैं। ये बात आपने समझ ली। यहाँ पर यहाँ हमारा अघोष और सघोष क्या है, उसके बाद हमने अल्पप्राण और महाप्राण समझ लिया। और इसमें फिर जब बात आती है स्वर की, तो देखो हालांकि अगर मैं देखूं तो मैंने ये चीज़ को देखा है किताबों में कि जो ये वर्गीकरण है ये व्यंजन का वर्गीकरण है, और जो व्यंजन का वर्गीकरण है तो उसमें स्वर को रखने का क्या आधार। लेकिन कुछ विद्वानों ने सारे वर्णों को अलग श्रेणी में बांट दिया है, यानी पूरी वर्णमाला को उन्होंने महाप्राण, अल्पप्राण और अघोष और सघोष इसके आधार पर बांटा है। तो जब वो इसके आधार पर बांटते हैं तो कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि स्वर क्या है, अघोष हैं या सघोष हैं, तो स्वर क्या हो जाते हैं, सघोष। और जब हम इनको महाप्राण और अल्पप्राण में बांटते हैं तो जो स्वर मतलब 11 स्वर और प्लस हमारा अनुस्वार ये अल्पप्राण में आ जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में ज्यादा हवा नहीं लगती। लेकिन जो विसर्ग है वो हमारा किस में आ जाता है, महाप्राण में, क्योंकि उसके उच्चारण में हमें अधिक, इनकी तुलना में अधिक हवा लगती है। तो ये बात हमें समझ में आ